नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश प्राइम टाइम डिबेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे नीट परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े की। राजस्थान में रविवार को नीट परीक्षा 2024 आयोजित हुई है और इस परीक्षा के दौरान कई जगह पर बवाल हुए, तो कई जगह डमी कैंडिडेट भी पकड़े गए हैं। और बाड़मेर में छोटे भाई की जगह बड़ा भाई परीक्षा देने पहुंचा। इस बीच परीक्षा को परीक्षक को शंका हुआ और इस पर उससे पूछताछ की तो पता चला कि आरोपी अपने छोटे भाई की जगह परीक्षा देने आया है। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि डमी कैंडिडेट के तौर पर परीक्षा देने आया बड़ा भाई पिछले साल हुई नीट परीक्षा में सफल हुआ था और वो जोधपुर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत है। इस बीच वो अपने छोटे भाई को भी परीक्षा पास कराना चाहता था। वही भरतपुर में डमी कैंडिडेट के तौर पर एग्जाम देने का मामला सामने आया है और नीट परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, जहां पर फर्जी अभ्यर्थियों को दूसरे अभ्यर्थी की जगह 10 लाख रुपए लेकर परीक्षा देते हुए गिरफ्तार किया गया है। फर्जी अभ्यर्थी ने अपने 5 साथियों का भी खुलासा किया है। इसके बाद पुलिस ने डमी कैंडिडेट समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों से पूछताछ के बाद पता चल सकेगा कि गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं। बता दें कि भरतपुर में पकड़े गए गिरोह में 3 मेडिकल स्टूडेंट शामिल हैं जो अजमेर मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत हैं और इन्होंने 10 लाख रुपए में परीक्षा पास कराने के लिए सौदा तय किया था। वहीं सवाई माधोपुर में बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मान टाउन में पेपर के दौरान हंगामा की खबर कल हमने आपको दिखाई। परीक्षा के दौरान हिंदी माध्यम के छात्रों को अंग्रेजी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को हिंदी माध्यम के पेपर दे दिए गए और जिस पर छात्रों द्वारा इसका विरोध करने पर पुलिस ने छात्रों के साथ मारपीट की। मारपीट से आक्रोशित परिजनों ने स्कूल पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं नीट परीक्षा में फर्जीवाड़े को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा और लिखा कि पेपर लीक माफिया पूरे देश में सक्रिय हैं। भाजपा सरकार की लापरवाही और कार्रवाई की मंशा न होने के कारण 10 साल में पेपर लीक माफिया देश भर में मजबूती से फैल गए हैं और इससे करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। साथ ही लिखा कि राजस्थान में हमारी सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए उम्र कैद तक का सजा का कठोर कानून बनाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि तमाम दावों और वादों के बाद भी पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? सरकारों से स्टूडेंटों का भरोसा क्यों टूटता जा रहा है? आखिर परीक्षाओं में नकल पर लगाम कैसे लगेगा? कब तक परीक्षाओं में मुन्ना भाई पकड़े जाएंगे? साथ ही बड़ा सवाल यह कि उठता है कि ईमानदार स्टूडेंट के भविष्य से कब तक खिलवाड़ होता रहेगा? आज कि प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। तो आज की प्राइम टाइम डिबेट का सिलसिला शुरू करें उससे पहले हम आपको पूरे मामले को लेकर पुलिस की प्रतिक्रिया सुनवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। का एग्जाम था तो यहाँ पे भरतपुर में मल्टीपर्पज स्कूल है जहाँ पे नीट का सेंटर था। वह सेंटर पर सेंटर सुपरिंटेंडेंट ने हमारे पुलिस के जाब्ते में से मथुरा गेट थाने से एएसआई लगे हुए थे। वहाँ पे शिवलाल अपनी ड्यूटी पर थे, उनके साथ में पुलिस का जाब्ता भी था। तो एग्ज़ाम में एक राहुल गुर्जर सन ऑफ अमर सिंह, उम्र 20 साल, जाति गुर्जर, निवासी भंडाना, जीरोता थाना सदर दौसा, इसके स्थान पर डॉक्टर अभिषेक, उम्र 23 साल, जाति वैश्य, ये करौली के रहने वाले, इनको एग्जाम में बैठा हुआ पाया गया। तो उन्होंने पकड़ के और इसको डॉक्टर अभिषेक को पुलिस को सुपुर्द किया, शिवलाल को। तो शिवलाल ने इससे वहाँ फौरी पूछताछ की। इसने बताया कि मेरे साथ में और भी 4-5 लोग और हैं। तो उसके बाद में इन्होंने एसएचओ साहब यहाँ मथुरा गेट के हैं करण सिंह जी, उनको सूचना दी। तो करण सिंह जी और उनकी टीम ने एग्ज़ाम फिनिश होने पर जो इसके साथ के जो लोग थे और इसको डमी कैंडिडेट बनाकर एग्ज़ाम में बैठाने में जिनमें भूमिका थी सब लोगों की, उनको वह मौके पे पकड़ के लाए और यहाँ थाने पे डिटेन करके लाए और इस पूरे मामले में उच्चाधिकारियों के निर्देशन में विधिक कार्रवाई जारी है। सर कितने बजे सौदा हुआ बताएं?
अब ये डिटेल में भी इन्वेस्टिगेशन से मुझे पता चलेगा, मैं जस्ट अभी आया हूँ। एक्यूज का नाम बता दो पांचों पे। पहले तो एक्यूज मतलब ये जो डिटेन, हाँ डिटेन किया ठीक है। दयाराम सन ऑफ रामगोपाल, डॉक्टर अमित जाट सन ऑफ रामनिवास, डॉक्टर रविकांत सन ऑफ राम खिलाड़ी, सूरज सिंह सन ऑफ अमर सिंह, राहुल गुर्जर सन ऑफ अमर सिंह, डॉक्टर अभिषेक सन ऑफ सुरेश, कुल 6 हैं। ये सर दौसार करौली जिले के रहने वाले, कोई दूसरे जिले के भी और शामिल है इसमें? एक तो है आमेर थाने का जयपुर का डॉक्टर अमित, और दयाराम है अलवर का, और 2 दौसा के और 1 करौली का। सर इन्होंने 3 दौसा के 1 करौली का। भागने की वहां से कोशिश की थी उस दौरान पुलिसकर्मी मुझे को? जानकारी नहीं है, मैं अभी जस्ट पहुंचा ही हूँ पुलिस स्टेशन। तो आज का डिबेट बेहद ही इंपॉर्टेंट भविष्य से जुड़ा हुआ बच्चों के। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस इससे पहले बीजेपी पर आरोप लगाती थी, बीजेपी कांग्रेस पर, अब बीजेपी की सरकार है, लेकिन बच्चों के साथ कुछ बदला नहीं है। क्या भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है क्या? हमारे साथ कृष्ण कुमार जानू बीजेपी नेता जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है। और प्रतिष्ठा यादव कांग्रेस नेता बस थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले कृष्ण कुमार जी, मेरा सवाल आपसे कि आप लोग बहुत कह रहे थे कि कांग्रेस पर बड़े बड़े वादे कर रहे थे, दावे कर रहे थे कि जब बीजेपी की सरकार आएगी कोई पेपर लीक नहीं होगा, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, लेकिन जो कल हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे कृष्ण कुमार जी? कल जो हुआ, अतीत की आदत में शुमार आदत जाते जाते जाती है। हमारे सजगता और हमारे प्रशासन की सक्रियता ने उन्हें पकड़ा है, बेनकाब किया है। और सरकार ने अपने स्थापना काल से ही जिस प्रकार पेपर लीक के विषयों पर एसओजी का गठन करके जिस प्रकार की कार्रवाई की है, 38 से अधिक पुलिस के ट्रेनी पुलिस एसआई गिरफ्तार किए गए हैं, और बाकी भी जो सूचियां हैं उन सब पर भी कार्रवाई और साक्ष्य जुटाकर पुलिस जुटी हुई है। निश्चित रूप से कल की जो घटना है वो अतीत की परंपरागत आदत का लाभ उठाने की कोशिश करने वाले लोगों पर सरकार का और सरकार के सिस्टम का कठोर निगरानी थी कि वो पकड़ में आए हैं। बाड़मेर में बड़ा भाई छोटे भाई की परीक्षा देते पकड़ा गया है। भरतपुर में 10 लाख रुपए में सौदा करके जो खेल हुआ है उसमें भी अब किसी को बख्शने की संभावना बचेगी नहीं। जिस प्रकार इस सारे विषय पर विद्यार्थियों का विश्वास बन सकता है, वो सब प्रकार की कोशिशें और उस प्रकार की कार्रवाई सरकार अब जब से बनी है तब से लेकर अब तक करती आ रही है। और ये पहली घटना है जिसमें इस प्रकार के अल्टरनेटिव को पकड़ा गया और तुरंत तत्काल प्रभाव से कार्रवाई प्रभावी ढंग से की जा रही। कृष्ण कुमार जी, खबर इस तरीके की भी एक स्कूल से आई कि हिंदी माध्यम के बच्चों को इंग्लिश माध्यम का पेपर दे दिया गया और अंग्रेजी माध्यम को हिंदी, मतलब माध्यम ही बच्चों का चेंज कर दिया गया। अब जो बच्चे इंग्लिश माध्यम में पढ़े होंगे, सपोज कोई भी हो, अगर वो समझेंगे नहीं, पेपर नहीं देंगे, पेपर लेके बाहर आ गए तो पेपर आउट हो गया, तब क्या कहेंगे आप? अब वहां क्या देखेंगे आप? निश्चित रूप से जिनके जिम्मे ये काम था उन्होंने कहीं न कहीं माध्यम देखे बिना लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ संज्ञान लिया जाना चाहिए। और जिस प्रकार का ये लापरवाही है वो परीक्षा आयोजित करने वाले सिस्टम से अपेक्षित नहीं है। ये सवाईमाधोपुर के मानटाउन स्कूल की घटना है और वहां पर जिस प्रकार का छात्रों के साथ व्यवहार हुआ, लेकिन रात को देर शाम को शायद उनकी परीक्षा दोबारा से हुई है। अब वो पेपर आउट हुआ है बाहर आने से या नहीं हुआ है, ये सारा विषय तो आयोजन करने वाली संस्था और वहां पर जो लोग लगे थे वही बता सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से घटना दुखद है और कार्मिकों की लापरवाही जरूर। चलिए, प्रतिष्ठा यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतिष्ठा जी, जो नीट की परीक्षाओं में हुआ, बच्चों को आपने देखा कि कितने परेशान थे, कई जगह पर पेपर अदला बदली हो गई, माध्यम ही बदल दिया गया। ये कहा जा रहा था कि नहीं, अगर अब मैनेजमेंट बदला, सरकार बदली, चीजें बदली, बच्चों को और अभिभावकों को ये उम्मीद था, किस तरीके की बातें ठीक नहीं थी जो पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगे पेपर लीक का। लेकिन अभी क्या जो हुआ कल के परिदृश्य में, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कल के परिप्रेक्ष्य में एक ही बात कहना चाहती हूँ कि राजस्थान में तो हमारी सरकार थी जिसने एक स्ट्रिक्ट कानून यहाँ पर दिया
लेकिन आप पूरे देश को उठाकर देखिए, जहां जहां इनकी सरकारें 10 साल में कितने पेपर लीक हुए हैं। आप देखिए गुजरात के अंदर अकेले 26 पेपर लीक होते हैं, लेकिन किसी एक पर कार्रवाई नहीं होती। तो ये कृष्ण जी कह रहे थे कि पहले की आदत नहीं, आपके आने से हौसले बुलंद हो गए हैं, लापरवाही चरम सीमा पर। आप देखिए कितना अजीब बात है कि जो लापरवाही करने वाले उन पर कार्रवाई ना होकर जो न्याय मांगने वाले बच्चे और उनके पेरेंट्स उन पर कार्रवाई पुलिस करती है। तो ये सरकार का फेलियर है। अभी कृष्ण जी एक बात और भी कह रहे थे कि ये होना चाहिए और ऐसा करना चाहिए, लेकिन किसको करना चाहिए? जब सरकार में आप बैठे हैं तो आपको तुरंत काम करना चाहिए। आप दूसरों पर टालने की कोशिश करते हैं, सरकार हम्म। क्यों चुनते हैं हम, ये भी आपको बताना चाहिए। आप संस्था या पेपर दिलवाने वालों पर ही सारा डाल रहे हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई करने के लिए सरकार होती है हम्म। और उन पर कार्रवाई आप लोगों को अब तक कर देनी चाहिए थी। लेकिन अभी भी आप ये कह रहे हैं कि ये करना चाहिए, किसी और को ही करना चाहिए, आपको नहीं। तो बीजेपी जब सत्ता में से बाहर थी तो बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े आरोप हम पर लगाए गए थे, लेकिन आपकी जो कथनी और करनी का जो फर्क है वो इस देश का युवा देख रहा है अच्छे से, कि आप कहते कुछ है लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पूर्ण रूप से आप फेलियर साबित हुआ है। चाहे आप जो एक बहुत बड़ा राजस्थान में मुद्दा बना था रेप वाला, उसमें आप देख लीजिए जब से सरकार आई है ये बढ़कर 3 से 4 गुना हो गए। इतने मतलब एफआईआर दर्ज कराने तक के लिए भी पीड़िता को टंकियों पर चढ़ना पड़ता है। बच्चों के पेरेंट्स पर लाठियां भांजी जाती, पेपर लीक के मामले में जो आवाज उठाते हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। नेचुरल सी बात है कि जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का वो हिंदी मीडियम का पेपर नहीं दे सकता, और जो हिंदी मीडियम का वो इंग्लिश का नहीं दे सकता। उसके बावजूद भी अभी तक सरकार ने कोई रिएक्शन इसमें सरकार का देखने को नहीं आया। सरकार ये टालती हुई नजर आ रही है कि ये करना चाहिए, लेकिन सरकार को शायद ये पता नहीं कि किसे करना चाहिए। ये बड़े आश्चर्य की बात है, और यही चीजें होती है जब बिल्कुल आप नौसिखे लोगों को मुख्यमंत्री ठीक जैसे है। एक बहुत ही रेप्यूटेड पोस्ट पर बैठाते हैं, फिर उनको पावरलेस कर देते हैं, उनको एक रबड़ स्टैंप की तरह बना देते हैं, तो खुद डिसीजन नहीं ले पाते। उनको इस चीज के लिए भी अभी दिल्ली की तरफ देखना पड़ रहा है, और दिल्ली अभी चुनाव प्रचार में बिजी है। तो हमारे जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो भी कहीं ना कहीं ऐसा ही नजर आ रहे हैं, और इस माफिया पर कोई शिकंजा उनका नहीं, कहीं पर भी नहीं लग रहा। चलिए, खूब सारे आपने आरोप जितने थे उतने आपने लगा दिए। कृष्ण कुमार जी जवाब देंगे क्या? निश्चित रूप से प्रतिष्ठा जी की जो बात है मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। अशोक गहलोत जी के शासन काल में 19 पेपर लीक हुए। कानून उन्होंने कब बनाया? जो कानून बनाया उसको लागू करके उन्होंने क्या करके दिखाया? हमने पकड़ा, कृष्ण जी, नहीं कर पाए। कृष्ण जी हमने पकड़ा, कार्रवाई की, और एक भी ऐसे आदमी को नहीं छोड़ा। हमने ये नहीं कहा किसी को करना चाहिए, हमने करके दिखाया था। आपने जितने अरेस्ट किए उससे ज्यादा लोगों को हम अरेस्ट कर चुके थे इस कानून के तहत ही, और प्रक्रिया जारी थी। लेकिन आपने केवल चुनावी मुद्दा बनाया, आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, केवल चुनाव में बातों को भुनाने का आप काम करते हैं। लेकिन हकीकत में अब आप ये 5 साल सिर्फ ये कहते कहते निकाल देंगे कि पूर्ववर्ती सरकार की वजह से है, पूर्ववर्ती सरकार की वजह से। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आपको 5 महीने तो हो गए सरकार बने, तो कम से कम एटलीस्ट अब तो आप अपनी जिम्मेवारियों को तय कीजिए, और राजस्थान के युवाओं से माफी मांगिए कम से इस चैनल पर बैठकर, कि उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसके लिए आप जिम्मेवार हैं। आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो एटलीस्ट लीजिए कम से कम। चलिए, अब बोलिए। प्रतिष्ठा जी आप सही कह रहे हैं। कुछ युवाओं को जो पेपर माध्यम का बदल कर दिया गया, परेशानी हुई है, हम उस सब का खेद भी व्यक्त करते हैं और उसको न्यायोचित कार्रवाई का आश्वासन भी देते हैं। लेकिन जिस प्रकार की बातें आप कर रही हैं उससे लगता है कि आप केवल आरोप लगाने के लिए आरोप लगा रहे हैं। ये सारी परंपराएं जो आपने डाली थी उनको रोकने के लिए, उस सिस्टम को ठीक करने के लिए हमारी सरकार को समय ही कितना मिला है? हमारी सरकार अभी भी जो कठोर कार्रवाई करती तो चुनाव आयोग और आचार संहिता की अनुमति का खेल अभी भी पेंडिंग है। 4 जून तक बहुत सारे विषय हैं जिनको हमें करने के लिए चुनाव आयोग की सहमति अनुमति की प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। इसलिए आप देखते जाइए 4 जून के बाद और 4 जून से पहले जो हो सकता है वो कठोरता के साथ होगा। चलिए, ठीक है। प्रतिष्ठा जी देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो एक दूसरे पर लगाते रहेंगे, लेकिन अब समस्या का समाधान कैसे हो इस पर चर्चा होना चाहिए। ठीक है, आपने आरोप लगा दिए बीजेपी पर, बीजेपी ने आरोप लगा दिए कांग्रेस पर, ये कोई बात नहीं है। समस्या का समाधान कैसे हो? देश के भविष्य बच्चे हैं और मेहनत करते हैं, और कितना एक कोचिंग में पढ़ाई कराने के लिए 1 साल का कितना फीस है। शायद अगर आपके आसपास बच्चे हों या परिवार में कोई पढ़ता लिखता हो
तो उनसे आप पूछिए कितना अतिरिक्त भार पड़ता है। राजनेता क्या है, नेता तो ठीक है, जांच चल रहा है, ये चल रहा है, कितने लोग हैं घर गिरवी रख के बच्चों को भेजते हैं पढ़ने, कि कैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए, परिवार की गरीबी दूर हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ हर चीज में बस राजनीति राजनीति, एक दूसरे पर छींटाकशी, वो उस पर थोप देगा, कांग्रेस बीजेपी पे, बीजेपी कांग्रेस। लेकिन ये कोई बात नहीं, समस्या का समाधान कैसे होगा इस पर चर्चा कीजिए और मिल बैठकर आप लोग बात कीजिए, पक्ष सत्ता पक्ष विपक्ष, तभी तो समस्या का समाधान होगा। बताइए कैसे दूर किया जाए इस दिक्कत को। प्रतिष्ठा जी पहले आप ही बोलिए। जी 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 बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि हमने इस दिशा में, आप अगर पूरे देश को के जो मामले हैं उनको उठाकर देखेंगे और पूरे राज्य का अगर आप उठाकर देखते हैं, तो राजस्थान की जो सरकार है, पूर्ववर्ती सरकार, अशोक गहलोत जी ने एक बड़ा स्टिक इसमें डिसीजन लिया, इसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया और भी बहुत सारे कानून में संशोधन करके एक कोशिश की कि जो इस तरह के माफिया है इन पर शिकंजा कसा जा सके और इनको इनके अंदर एक भय उत्पन्न हो। और निश्चित रूप से देखिए कानून के दायरे में ही अगर ये कानून पूरे देश में लागू अगर हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से जो इस तरह की माफिया है उनको वो जरूर भयभीत होकर इस तरह का जो धंधा वो चलाते आ रहे हैं लंबे टाइम से, उसको बंद करने के लिए उनको मजबूर कानून के माध्यम से ही हम कर सकते हैं। और कानून को स्ट्रिक्ट करना और उसमें सबसे मेन की जो हमारे अधिकारी कर्मचारी, इनके ऊपर भी, सबके ऊपर निगरानी रहे कि ये अपने काम अच्छे से करे। अगर पुलिस प्रशासन अपना काम ठीक से करेगा तो कोई भी गिरोह हो, बड़े से बड़े गिरोह को पकड़कर सामने ले आएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कृष्ण लेकिन कुमार कहीं जी ना एक सवाल, कहीं ठीक है हर चीज, कृष्ण कुमार हर जी, चीज मेरा सवाल आपसे कि देखिए अभी खबर ये कि छोटे भाई का परीक्षा देने बड़ा भाई पहुंच गया, कई सारे ऐसे ऐसे मुन्ना भाई टाइप के लोग जो है वो पहुंच गए। क्या वहां पर जो जांच केंद्र होता है या पहले सत्यापित किया जाता है कि जो बच्चा पेपर देने आया है वही है कि कोई दूसरा है, वहां पर भी गड़बड़ी पाई गई? क्या जो लोग देखते हैं, प्रवेश पत्र देखते हैं, मिलान करते हैं, वो लोग भी इस तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं? तो ऐसे लोगों को कैसे नियुक्त किया गया? सौरभ जी, निश्चित रूप से जो जवाबदेही है वो सुनिश्चित होनी चाहिए और जहां लापरवाही होती है वहां दंड भी मिलना चाहिए। ये जो विश्वास का मामला है, देश के भावी भविष्य के जो वो होनी ही चाहिए। तो ऐसे मोटे तौर पर यूपीएससी की परीक्षा में कभी पेपर लीक की शिकायत नहीं आती, छोटी परीक्षाओं में होता है। शायद कहीं न कहीं गंभीरता का अभाव जो है या फिर पार्शियलिटी का जो विषय है वो इसमें मैटर करता है। और आपने जो सुझाव मांगा, निश्चित रूप से प्रतिष्ठा जी को भी सुझाव देना चाहिए। अब वो सरकार में नहीं है, अब उनके सुझाव काम कर सकते हैं। वो ईमानदारी से ये सुझाव दे कि इसका समाधान क्या है। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर ही रही है और अभी तो 4 जून के बाद आचार संहिता हटने के बाद राजस्थान के और देश भर में इस प्रकार के कानून भी बने हैं। उनको डिलीवर करने का जो सिस्टम है वो कहीं न कहीं जवाबदेही फिक्स करनी पड़ेगी। जो आपने सुझाव दिया कि सेंटर पर जो मिलान करने वाले लोग हैं, जो आईडी चेक करने वाले लोग हैं, या जो वीक्षक लगे हुए हैं, या जो भी सारा सिस्टम इसके आयोजन में लगा है, उसकी पार्शियलिटी जहां कहीं भी प्रकट होती है, पकड़ में आती है, तो उन पे कठोर कार्रवाई हो, ये जरूरी है। और कठोरता से ही इसका निदान किया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, एक बात और बताइए कि कृष्ण कुमार जी, सबसे ज्यादा धांधली का मामला जो नीट की परीक्षा में ही क्यों आ रहे हैं? और कोई ऐसे ऐसे लोग हैं जो कई 10 लाख रुपए लेकर, 15 लाख रुपए लेकर वो परीक्षा जो है वो करवा दे रहे हैं संपन्न। क्या परीक्षा आयोग जो कराता है, आयोजन कराते हैं, उसको इसके विषय में नहीं जानकारी होती? या कोचिंग सेंटर जो है अपने बच्चों को पास कराने के लिए क्या कहीं उनका भी तो नहीं मिली भगत है कि हमारे कोचिंग का नाम हो जाए कि फला कोचिंग से बच्चा पढ़ा और नीट का परीक्षा पास कर गया? अगर ऐसा है तो कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से सौरभ जी, जब से कोचिंग सेंटर का चलन बढ़ा है, लोगों ने चयन के लिए कुछ शॉर्टकट निकालने शुरू किए हैं और उसका खामियाजा धीरे धीरे इस प्रकार के संगठित अपराध, संगठित पेपर लीक, किसी सेंटर पर किसी संस्थान विशेष के लोग, ये सब बातें हैं। लेकिन आयोजन करने वालों की जवाबदेही पारदर्शिता से तय होगी और कार्रवाई तुरंत प्रभाव से होगी, तो जो लापरवाही है उसकी संभावनाएं कम होंगी। सरकार को, शिक्षा को और कंपटीशन एग्जाम को उद्योग बना लिया कुछ लोगों ने। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके बजट का और उनके सारे विषयों का
सरकार को मॉनिटरिंग करना चाहिए। ठीक है। और सरकार अब देखिए, को ये अब सरकार शुरुआत को मॉनिटरिंग करना करनी चाहिए, तो सरकार में तो आप ही हैं, आप कह रहे हैं कि शिक्षा को बाजारीकरण किया जा रहा है, तो नकेल कौन कसेगा, कौन रोक लगाएगा? आप जी लोग सरकार में हैं, जी आप लोगों को आश्वस्त कीजिए, आप दीजिए गारंटी। आप वैसे भी आप तो गारंटी देने वाले लोगों में से हैं। बिल्कुल आपको ये गारंटी तो चुरा गारंटी के ले गारंटी मिलेगी जुलाई हाँ। में, जब सरकार फुल फ्लैश आचार संहिता की दायरे से बाहर आकर काम शुरू करेगी, फुल फ्लैश बजट लेकर आएगी। और सरकार का सिस्टम जो है वो, अभी मोदी जी ने कहा था ना कि अभी तो सरकार ने चलना शुरू किया, टॉप गियर आना बाकी है। हाँ। टॉप गियर आने दीजिए, सब बातों का समाधान, सब प्रकार की आशंकाओं का निवारण सरकार करते हुए दिखेगी। सरकार तो अभी राजस्थान में आपकी ही है ना, तो अभी और कौन सा टॉप जी गियर लेंगे? देखो, अभी अभी सरकार गठन से लेकर सरकार चलने की प्रक्रिया में जिस प्रकार की आचार संहिता के प्रोसेस से सरकार निकल रही है, कुल मिलाकर सरकार के जो 5 महीने थे उसमें कार्यावधि कितनी मिली है, और सरकार को किसी भी काम को समझने में, प्रतिष्ठा जी ने हमारे ऊपर एक आरोप लगाया था ना, नो सीखिया। निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी पहली बार विधायक बने हैं और पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो काम करने की जो प्रक्रिया है उसमें पार्शलिटी नहीं होगी, पारदर्शिता होगी, उसमें अतीत के अनुभव के साथ जुड़ी बेईमानी का खेल नहीं होगा, टोटल ईमानदारी से काम होगा। चलिए उसमें दिल्ली की तरफ देखने का खेल ज्यादा हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, वो हर चीज के लिए दिल्ली की तरफ देखते हैं। अभी इस मामले में भी अब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी तो हमारे प्रचार में लगे हुए हैं, और मुख्यमंत्री जी बेचारे दुविधा में है कि किससे सलाह लें, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। मुख्यमंत्री हैं वो, तो ये बेचारे बड़ी- कहाँ से हो गए प्रतिष्ठा जी? वो तो मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, बेचारे कैसे हो गए वो? देखिए, बेचारे चुने हुए ऐसे हो गए मुख्यमंत्री कि हैं, जब ऐसे उनका थोड़ी उनका मुख्यमंत्री कोई बन जाता है। उनका एक वीडियो आया था, आपने शायद हो सकता है नहीं पहुंचा हो आप तक, कि वो जब एक लिस्ट आई थी ट्रांसफर की, तो उन्होंने अपने वो उनसे बोल रहे थे अपने किसी उससे कि भाई आप देखो अपने वाले भी हुए हैं कि नहीं। इसका मतलब आप समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो मुख्यमंत्री जी यहाँ हमारे राजस्थान बनाए, वो एक रबर स्टैंप की तरह है। वो खुद अपनी लिस्ट के लिए जब इतने शंका में है, तो इससे ज्यादा बेचारगी एक मुख्यमंत्री के लिए नहीं हो सकती कि वो हर डिसीजन के लिए प्रधानमंत्री की तरफ देख के। और ये पहली बार ये इस तरह का ट्रेंड सेट किया जा रहा है कि क्योंकि देखिए, एक मुख्यमंत्री एक सूबे का मुखिया होता है, और उस सूबे की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो खुद निभाता है। लेकिन यहाँ पर सिस्टम अब चेंज हो गया है, यहाँ हर फैसले के लिए प्रधानमंत्री की तरफ या दिल्ली की तरफ कहूँ देखा जाता है। तो ये चीज जब मुख्यमंत्री जी के वैसे साथ क्या हो रही है, जैसे तो वो आला भी कमान बेचारे की क्या तरफ आप लोग देखते हैं, आला कमान का फरमान आएगा, फिर इसके बाद ही काम होगा, वैसे जैसे आप लोग कांग्रेस में ये कल्चर है आला कमान वाला कल्चर, वैसा हो गया क्या बीजेपी में? आला कमान उससे से ही बुरा हाल है। जब हरी झंडी देखिए, दिखेगी, फिर इसके बाद ही होता था काम आप लोगों का ना। देखिए हाँ। ये उससे बुरा हाल है इनका। इनके सिर्फ 2 लोगों के पास पावर सेंटर है, बाकी तो अभी कृष्ण जी की बात भी आप सुन रहे थे, तो आपको ये पूरा लग रहा होगा कि उनको भी नहीं पता कि उनको क्या करना है, या उनकी जवाबदेही सरकार के में रहते हुए क्या एक आम जो हमारा स्टूडेंट है उसके प्रति बनती है। तो निश्चित रूप से जो पावर सेंटर है वो सिर्फ 2 लोगों के पास हो गया है, और 2 मैं लोगों इतनी के देर अलावा से किसी को पता प्रतिष्ठा ही जी नहीं कि आपसे हमें चर्चा करना कर क्या रहा हूं, होता लेकिन है। बच्चों के प्रति आपकी संवेदना कहीं नहीं दिखी ना। बिल्कुल, आपने बच्चों के लिए एक 100% शब्द अब मैंने तक के बिल्कुल डिबेट में बोला नहीं। प्रतिष्ठा जी सुनिए पॉलिटिक्स कर सुनिए रहे हैं। मेरी बात, बच्चों के प्रति आपकी कोई संवेदना दिखी नहीं। आपने एक शब्द बच्चों के लिए नहीं बोला, उन माँ बाप के लिए नहीं बोला, उन बच्चों के लिए नहीं बोला। आप इधर उधर की बातें कर रही हैं प्रतिष्ठा जी, ऐसे होता है डिबेट। जो हमारा विषय है आप उस पर बात ही नहीं कर रही है। आप ध्यान से सुनिए, मैंने शुरुआत में मैं बोला पूरा कि ध्यान से, पहली मैं बार क्या हो पूरा रहा है राजस्थान की कि आवाम सुन रही है टैक्स आपको। मांगने वाले पेरेंट्स पर डंडे भांज रही है पुलिस। ये पहले मैंने स्टार्टिंग में बोला है, आप कैसे कह रहे हो? आप इसको वापस से रिव्यू करके देख लीजिए। डिबेट को स्टार्टिंग में ही मैंने यहीं से कहा था, आप शायद भूल गए। मैंने शुरुआत ही इसी से की थी कि ये पहली बार हो रहा है कि जब बच्चे और उसके पेरेंट्स न्याय मांग रहे हैं कि हमारे साथ ये गलत हुआ है, जिस तरह से पेपर का वितरण हुआ और उन पर पुलिस लाठियां भांज रही। इससे ज्यादा क्रूरता का व्यवहार मेरे ख्याल से किसी सरकार ने नहीं किया होगा। और बच्चों के लिए तो निश्चित रूप से, जब हम एक मिडिल क्लास से, मैं खुद भी मिडिल क्लास से आती हूँ और किसान परिवार से आती हूँ, तो हमें पता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कितनी, हमें पेरेंट्स को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से वो सारा का सारा धरा रह जाता है। लेकिन आपने भी देखा होगा कि 10 साल में सेंटर की जो हमारी गवर्नमेंट ने, उसने कोई भी सरकारी नौकरी नहीं निकाली है। सरकारी नौकरी 2 करोड़ देने का वादा तो किया था, लेकिन वो पूरा ठेंगा ही दिखाया। तो जो बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं वो तो अपने आप को ठगा हुआ, क्योंकि सरकार
इस तरह से चलाते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो बड़े बड़े जुमले और बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं वैसे ही चलिए सरकार ठीक है, इसका अपनी जवाब लेते हैं। अच्छा, वैलिड पॉइंट आपने उठाया। कृष्ण कुमार जी, आप बताइए कि जैसे प्रतिष्ठा जी कह रहे हैं कि सरकार जो है बड़े बड़े जुमले लेकर आती है, वादे करती है, लेकिन चुनाव के बाद कौन वाला बात हो जाता है कि हम आपको पहचानते नहीं है, ऐसा है क्या? देखिए सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जो वायदे किए वो पूरे किए, इसीलिए 19 में हम पुनः निर्वाचित होकर आए पहले से ज्यादा सीटों के साथ। और 2019 में जो वायदे किए वो पूरे किए, इसीलिए हम चुनाव में उन मुद्दों के आधार पर जा रहे हैं। हमने धारा 370 का मुद्दा सोल्व किया है, 35A का सोल्व किया है, राम मंदिर का सोल्व किया है, CAA का सोल्व किया है, 3 तलाक का मुद्दा सोल्व किया है। ऐसा कौन सा विषय है जिसको हमने उठाया और पूरा नहीं धारा किया? 300 अनुच्छेद 370 आपने हटा दिया, अच्छी बात है, लेकिन राजस्थान के बच्चों को आश्वासन दे देते कि पेपर लीक नहीं होगा। आपने बहुत महान काम किया है, ठीक है, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप ये तो बच्चों को आश्वासन दे देते कि चलो भैया धारा 370 तो हमने जम्मू कश्मीर से हटा दिया, लेकिन राजस्थान के बच्चों को आश्वासन देते हैं कि अब पेपर लीक नहीं होगा। ये तो दे देते, ठीक है। हम कहाँ कह रहे हैं कि आपने महानता में आपने कम काम किया, ठीक है, आपने बहुत काम किया है, देश की जनता जानती है। और आप लोग नारे दे रहे हैं, बहुत चीख चीख के कह रहे हैं अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, कोई नहीं डिनाई कर रहा है, लेकिन हम तो आपसे उम्मीद कर रहे हैं ना, इसीलिए आपको सिंहासन पे बैठाया है ना साहब। जी, राजस्थान के जनता को, राजस्थान के अभिभावकों को, राजस्थान के छात्रों को हम आश्वासन देते हैं कि जिस प्रकार की घटना सवाई माधोपुर के मॉडल टाउन स्कूल में हुई और उसके बाद पुलिस का जो अति उत्साहपूर्ण कार्रवाई हुई, उसकी पुनरावृत्ति कभी नहीं होगी। और जिन लोगों ने प्रशासन की गलती पर छात्रों और अभिभावकों को दंडित किया उन पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन अभी सारा विषय जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट का चल रहा है, इलेक्शन का जो आचार संहिता चल रहा है, तो उस सारे विषय के बीच में हम क्या कर सकते हैं वो रास्ता जरूर दिखेगा। करा रहे हैं तो उस एग्जाम की लॉयल्टी को भी आपको चेक करना पड़ेगा। उसके लिए आप लॉयल्टी के लिए नहीं बच सकते कि आचार संहिता है, या तो आचार संहिता में आपको एग्जाम ही कंडक्ट नहीं कराना चाहिए था, थोड़ा आगे करवा देते। अगर इस तरह की आचार संहिता के कारण आप इसको नहीं रोक पा रहे नकल को, आप अगर ये रीजन पेश कर रहे हैं तो थोड़ा एग्जाम को आगे करवा लेते ना आप। कोई ऐसा नहीं है कि 1 महीना और आगे कर लेते तो कोई दिक्कत आती, अगर वाकई में आचार संहिता का। लेकिन मुझे लगा नहीं कृष्ण जी कि आपने आचार संहिता का कहीं पर भी ईमानदारी से कहीं पर पालन किया गया हो। आचार संहिता तो सिर्फ कहने के लिए बच गई। अब जहां आपको बचना हो, बच के निकलना हो, वहां आचार संहिता, बाकी तो आपके सारे दरवाजे खुले हैं, कोई इश्यू ही नहीं है आपके लिए। प्रतिष्ठा जी, सरकार की ओर से इस परीक्षा के आयोजन देखिए प्रतिष्ठा, ठीक है, बोलिए कृष्ण कुमार जी बोलिए। किसी न किसी परीक्षा आयोजन करने वाले संस्थान ने तिथियां आयोजित की हैं, जहां आपको हमारी ईमानदारी पर संदेह है। बताइए कहाँ बेईमानी हुई? पकड़ा हमने है, पकड़ा हमारे सिस्टम ने है। और जो आदत आप डाल कर गए थे उसे छुटाते छुटाते थोड़ा समय तो लगेगा। और अभी क्योंकि सरकार स्टार्ट हुई है तो आप देर में नहीं आइए, देखते जाइए, एक भी घटना देखने को नहीं मिलेगी। आने वाले समय में आप देखिए तो सही। आप आप जो कार्रवाई कर रहे हो वो आदत हम डाल के गए हैं कार्रवाई की। हमने हर माफिया को पकड़ा और हम कानून बना के गए हैं। आप इसके लिए धन्यवाद दीजिए कि उसकी वजह से कार्रवाई हो रही है। अन्यथा तो गुजरात, यूपी, हरियाणा, तमाम आप स्टेट जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां पर कहीं आपका ना कानून है और ना किसी के ऊपर कार्रवाई हो रही है। ये तो राजस्थान आपके बनाए कानून पर हम कार्रवाई करेंगे। आपने कानून बनाया, इसके लिए धन्यवाद। हम उधार नहीं रखेंगे, आपको धन्यवाद अभी देते हैं। चलिए, आपको धन्यवाद दे दिया प्रतिष्ठा जी, इससे बड़ी बात अब क्या होगी आपके लिए। और प्रतिष्ठा जी, ठीक है, आपको धन्यवाद ज्ञापित तो इन्होंने किया, ये बड़ी बात है, डिबेट में से कोई बोलता नहीं, लेकिन बड़ा दिल दिखाते हुए कृष्ण कुमार जी ने बोल दिया। लेकिन मेरा सवाल, आप आचार संहिता कर रही है, आचार संहिता तो आपके लिए भी लागू है, आचार संहिता तो कृष्ण कुमार जी के लिए भी लागू है, लेकिन अब सवाल मेरा ये उठता है कि आपके समय में अगर बात किया जाए कितनी कार्रवाई आप लोगों ने किया, ठीक है, कानून आपने बनाया, तो ऐसा कोई नजीर आप पेश की या ऐसा कोई उदाहरण है आपके सामने? दर्शकों को हमारे बताएं कि कांग्रेस की सरकार थी, पेपर लीक जब हुआ हमने ऐसी कार्रवाई की जो आज उदाहरण बन के सामने है। शायद कृष्ण कुमार जिसको अपनाए, है क्या कुछ ऐसा? जी जी बिल्कुल। जो शुरुआत से ही जब भी कोई पेपर लीक हुआ तुरंत कार्रवाई करते हुए सरकार ने एक्शन लिया और जिसके तहत बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी किया गया है।
जिसकी वजह से ही ये जो कड़ियां खुल रही है। क्योंकि देखिए, जब आप एक व्यक्ति को पकड़ते हो, फिर उससे दूसरे तक पहुंचते हो, दूसरे को पकड़ते हो, उससे और कड़ियां खुलती है। और उसी का नतीजा है कि, क्योंकि आप ये देखिए कि जितने भी पेपर लीक हुए राजस्थान के अंदर, कहीं कार्रवाई बाकी नहीं है। मामला पुलिस की छानबीन में चल रहा है। वो एक चीज है कि वो जांच का विषय है, और उसमें धीरे धीरे करके ही, जब एक लंबे टाइम से ये फैला हुआ जाल है, जिसमें पकड़े गए बहुत सारे लोगों ने कहा कि 2005 से सक्रिय, कई लोगों का ऐसा आया कि 2005-4 से ही हम लोग तो इस तरह के इसमें पकड़े काम कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। तो ये पकड़ा जाना ही अपने आप में एक चीज, सरकार का डेडिकेशन दिखाता है कि सरकार की जो, अगर इच्छा नहीं होगी तो सरकार पकड़ेगी नहीं, कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन जब सरकार की इच्छा होती है कि क्रिमिनल को पकड़े, तो वो यही बात तो कृष्ण कुमार जी कह रहे हैं, हमारी इच्छा थी, दृढ़ इच्छा थी, तभी तो हमने पकड़ा। आप कहे तो ठीक है, वो कहे तो गलत है। ये कैसे दो पैरामीटर तो नहीं चलेगा ना प्रतिष्ठा जी। समझ नहीं रहे। मैंने तो उस टाइम मैं समझ रहा हूँ, आप समझा नहीं पा रही हैं। मैं समझ रहा हूँ, आप समझाइए, आप समझा नहीं पा रही हैं। ये इन्होंने पकड़ा, उसके पीछे कारण है कि हमने कानून को इतना स्ट्रिक्ट बनाया कि कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। और राजस्थान की जो पुलिस है, उसके ऊपर भी हमने ये चीज लागू करके छोड़ के गया है कि आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, आप किसी को बकस नहीं सकते। जिसका ही परिणाम है कि आज लोग पकड़े जा रहे हैं, अन्यथा नहीं पकड़े जाते। अगर कानून नहीं होता तो जैसे यूपी, गुजरात और हरियाणा का जो हाल है ना, जहाँ पेपर लीक करने वाला कोई पकड़ा नहीं जाता, ऐसा ही राजस्थान का होता। लेकिन ये राजस्थान की जो पूर्व यूपी में सरकार पेपर लीक होता है, बाबा की कार्रवाई देखा है आपने? बुलडोजर गरजने लगते हैं वहां। योगी बाबा की कार्रवाई आपको पता है? नहीं 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 नहीं, आप एक में भी वो सिर्फ कुछ लोगों के जो, जिनसे उनको पॉलिटिकली वो निकालना है, सिर्फ वहां पर ही बुलडोजर चले हैं। लेकिन असली जो सरगना है वो मोस्टली हर जगह फरार है। एक वो, आप वैसे भी ये देखिए, कानून का राज है। और अच्छा प्रतिष्ठा जी, हम उत्तर प्रदेश गई हैं कभी? मैं उत्तर प्रदेश गई हैं? बिल्कुल, मैं राम मंदिर गई नहीं अभी? मैं उत्तर प्रदेश भी गई हूँ, हरियाणा भी गई हूँ, गुजरात भी गई मैं हूँ, ऐसे पंजाब पूछ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश गई नहीं? योगी बाबा के राज्य में गई हैं नहीं भाई? उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार में पूछ रहा हूँ, गई हैं? जी बिल्कुल कह रही हूँ ना। कहाँ गई हैं उत्तर प्रदेश में, किस जगह? उत्तर प्रदेश में आगरा जाके आए हम। अच्छा, आगरा किला देख के आई है, तो राम लल्ला को भी देख आती। लेकिन आप लोगों ने ठुकरा दिया जब आपको बुलाया गया था। वो देखिए, ये किसको कब जाना है। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो जाके दर्शन करके आए। ये तो हर व्यक्ति का धर्म अपना निजी वो है कि मैं, ठीक है, मैं समझ गया प्रतिष्ठा जी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मैं कोई टिप्पणी ऐसा नहीं करूंगा। ये तो वही है जो राम रचि राखा, राम को पास वही जाएगा जो जिसको राम ने बुलाया है। अच्छी बात है। युवाओं को फोकस करके कीजिए, लेकिन आप राम पे ले आए। खुद भी आप देखिए, आप विषय से कितना दिग्भ्रमित होकर चल रहे हो। आप ये भी तो देखिए ना। चलिए, मैं दिग्भ्रमित नहीं हो रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। चलिए कृष्ण कुमार जी, आप बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश में गई, उत्तर प्रदेश दिखाई, युवाओं की बात कर रही हैं और हमें दिग्भ्रमित बता रही हैं। ठीक है, मैं मान लिया कि ज्ञान की देवी आप हैं। आप बताइए। ठीक है कृष्ण कुमार जी। सौरभ जी, कांग्रेस के प्रवक्ताओं की आदत होती है, जब विषय उनको सूट नहीं करता तो मीडिया गोदी मीडिया बन जाता है। ये ट्रेंड जो है, ये उनके बड़े नेताओं ने डाला है, तो छोटे मोटे जो हम जैसे प्रवक्ता है उनको भी ये बोलना पड़ता है। प्रतिष्ठा जी ने एक बात कही है, हमने कानून बनाया। उस कानून के तहत कितने मुकदमे दर्ज हुए, प्रतिष्ठा जी बताएंगे जरा? राजस्थान में जो कानून आपने नकल के खिलाफ बनाया, उससे कितने लोगों को दंड मिला, बताएंगे जरा? आपने केवल जाते जाते एक कानून का पुलिंदा रखा, उस पर ना कोई कार्रवाई हुई, ना कोई मुकदमा दर्ज हुआ। उस पर सारे काम हमें करने हैं, इसलिए हमने आपको धन्यवाद दिया था। और प्रतिष्ठा जी, जिस प्रकार की प्रतिष्ठा जी पहले सुनिए, सिर्फ बोलना काम डिबेट में नहीं है, सुनिए फिर इसके बाद बोलिए। बोलिए प्रतिष्ठा जी। जिस शिद्दत के साथ बाबा जी काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे के पूरे सिस्टम के माफियाओं को एक प्रकार से सांप सूंघ गया है। और प्रतिष्ठा जी, यही कारण है कि उत्तर प्रदेश जैसा 20, 22, 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश जो है, वो अपराध मुक्त प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। राजस्थान में पिछले 5 साल में किस प्रकार की कानून व्यवस्था थी और मुख्यमंत्री कितने संजीदा थे, इसका उदाहरण एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी पीएल सोनी के बयान से सामने आ चुका है कि किस प्रकार अपराधियों से मिली भगत राजनीति के लोगों की थी, नेताओं की थी, या माननीय मुख्यमंत्री जी की थी। पुलिस अधिकारी ने सेवानिवृत्ति के बाद अपनी भड़ास अभिव्यक्त कर दी है। इसलिए प्रतिष्ठा जी, आप कितनी संजीदगी से काम करते थे, किस प्रकार का सारा खेल खेला जा रहा था,
और उसके पीछे राजीव गांधी स्टडी सर्किल था या कोई और था, इन सब बातों पे मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन कांग्रेस ने अपने 5 साल के शासन में राजस्थान के युवाओं का सिस्टम पर से और परीक्षा पर से भरोसा उठाया, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और भजनलाल जी की सरकार उस विश्वास को, उस भरोसे को वापस कायम करेगी, इस पर संदेह करने की जरूरत नहीं। चलिए प्रतिष्ठा जी अब बोलिए। जी, तो मैं किशन जी से एक बात जानना चाहती हूँ कि आप पुलिस अफसर के बयान की तो बात कर रहे हैं, लेकिन सतपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल हैं, उनके बयान और उनके जो वीडियो आ रहे हैं उनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने भी प्रधानमंत्री पर बहुत संगीन आरोप लगाए हैं कि पुलवामा हमले की जो सच्चाई उन्होंने देश के सामने पेश की, और जिस तरह की जो एक नजीर पेश किया कि उन्होंने आपकी पार्टी को छोड़कर, पद से छोड़कर खुद आए हैं वो, तो निश्चित रूप से आप उस पर भी कुछ इस बोलिए। उम्र में आपके बारे चलिए में क्या? ठीक है, इसका जवाब तो देंगे, लेकिन कृष्ण कुमार जी एक सवाल आपसे पूछे, शायद आपने नहीं सुना, सवाल मैं दोहरा देता हूं। कृष्ण कुमार जी ने कहा कि आपने कड़े कानून बनाए, लेकिन उस कड़े कानून पे कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ, कितनी कार्रवाई हुई, क्या कोई डेटा है आपके पास? आपको, और उस कानून के लिए धन्यवाद आपने लिया है, तो आपको जिम्मेदारी के साथ बताना पड़ेगा कि इतने मामला दर्ज हुए हैं और इतने लोगों पर कार्रवाई हुई है, क्योंकि आपने धन्यवाद ले लिया है इसके लिए। 784 लोगों को तो अरेस्ट किया जा चुका था, 784 लोगों को, ठीक है, अरेस्ट किया था हमारी सरकार ने, और जिनसे पूछताछ के आधार पर ही कड़ियां आगे खुली है कि कहां कहां कौन इसका दोषी है, ठीक है। और अखबार में आया था, मैं वो कटिंग भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, लेकिन अभी जस्ट मेरे पास वो कटिंग, क्योंकि अभी मैं, आप डिबेट का इतना टाइम नहीं है कि मैं कटिंग लेने के ठीक लिए है, कुछ जो आपको याद हो आप बता दीजिए, ठीक है। सत्य बता रही हूँ आपको कि कार्रवाई हमने हर पेपर में की, कोई पेपर में एक भी ऐसा माफिया नहीं होगा जिसने लीक किया और उस पर कार्रवाई नहीं की, हमने हर उस पर कार्रवाई की जो गलत था। ये आप कि सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए आप भी यूपी का बड़ा बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रहे थे, लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन में रेप पीड़िता को का दाह संस्कार कर देने जैसे भी एग्जाम्पल यूपी ने सेट किए हैं। हाथरस की घटना को कोई भूला नहीं है, आप अगर भूलना भी चाहे तो हम नहीं भूल सकते। आप और भी तमाम स्टेट जहां पर इनकी सरकार है वहां इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल सेट इन्होंने किए। मणिपुर की घटना को कोई भूला नहीं है। आज प्रधानमंत्री चूरू में आते हैं और चूरू में बड़ी बड़ी बात करते हैं खिलाड़ियों की, लेकिन उन खिलाड़ी बेटियों का क्या कसूर था जो अपने लिए न्याय मांगने के लिए जंतर मंतर पर बैठकर वो रो रही थी? उनके 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 कसूर को भी प्रधानमंत्री को बताना चाहिए था। लेकिन केवल और केवल राजनीति की बात करना और राजनीति उसके के बेनिफिट के लिए आप चीजों को, तथ्यों को किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर अपने प्रभाव से पेश कर देते हैं। ये आपका जो एक कथनी और करनी का फर्क है, वो इस देश के। लेकिन आपने जिन बेटियों के लिए आप टिकट की बात कर रहे हो, ब्रजभूषण शरण सिंह को तो बीजेपी ने टिकट ही नहीं दिया, उनका टिकट ही काट दिया। बेटे को कब जब चुनाव होगा तब टिकट काट दिया। कैसरगंज से टिकट काट दिया बीजेपी ने। नहीं, उनके बेटे को दिया है, उनके बेटे को दिया। वो तो हर बाप चाहता है कि वो भी अपराधी है क्या? बहुत सारे लोग अपराधी तो अभी जो आपने जिनके साथ वो रेवन्या उनकी फैमिली, एचडी देवगौड़ा की फैमिली के साथ जो आप सरकार संगठन में आरोप लगाना और आरोप को प्रूव करना ये अलग अलग बातें होती हैं। ठीक है, आरोप लगे थे, अब उस पर जांच हो रही होगी। ठीक है कृष्ण कुमार जी, आप बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे आप। मैं इतनी सी बात पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार के आरोप, जिस प्रकार के पुलिस कस्टडी के और अलग अलग उदाहरण इन्होंने दिए हैं, 84 के दंगों को इन्होंने मंत्री बनाया था कि नहीं बनाया था? आरोपियों को, कश्मीर के जो अपराध के जिम्मेदार थे उनको प्रधानमंत्री ने दिल्ली में रेड कारपेट बिछाकर मिलने का काम किया था कि नहीं किया था? अरे भाई, आपने अतीत में ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि हम उस पर टिप्पणी करेंगे तो वो आपको बहुत बुरा लगेगा। ईमानदार बात यह है, आपने अपने मुख्यमंत्रियों की जो हालत कर रखी है, हमारे मुख्यमंत्री को बेचारा बता रहे हो। आपकी 2 सीटें उत्तर प्रदेश में आप चुनाव लड़ रहे हैं, एक पर तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को प्रभारी लगाया और एक पर हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री को प्रभारी लगाया। आप उनकी औकात एक लोकसभा की स्टेटस को समेट रहे हैं। हमें समझ में आता भाई, आपके यहाँ तो वो परिवार के लोग बड़े हैं, बाकी सब छोटे हैं और कार्यकर्ता है। ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, इसलिए आपको दर्द भी होता है, गुस्सा भी आता है। लेकिन प्रतिष्ठा जी, मैं एक बात ईमानदारी से बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की ये जो भजनलाल जी की सरकार है, ये आने वाले 5-4.5 साल में आपको वो सब करके दिखाएगी जिसकी अपेक्षा राजस्थान की जनता करती थी, और ये सरकार करके नहीं दिखाएगी, फिर से सत्ता में आएगी। ये आप यही नोट कर लीजिए। चलिए प्रतिष्ठा जी, क्या कह रही थी आप, बोलिए, कुछ कहना चाह रही हैं।
जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि आरोप तो आप कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन ये मान लीजिए कि आप दूसरे ने ये क्या आप भी किया। तो लगा रही हैं प्रतिष्ठा जी, अपने जिम्मे- आप भी कहाँ चूक रही हैं, आप भी तो फटाफट आरोप अपने लगा जिम्मे रही हैं। ये बचना चाहते हैं। वो एक चुटकुला सा सुनते हैं हम, कई बार व्हाट्सएप पे भी आता है और अखबार वगैरह में भी आता है कि एक फादर पूछता है कि बोलो बेटा तेरे कितने नंबर आए। बोले जी सरपंच का लड़का फेल हो गया। फिर बोले तेरे कितने आए। बोले जी उसका मेंबर का लड़का फेल हो गया। तो लास्ट में कहता है तू तेरा तो बता। बोले जो सारा ही फेल होगा तो मैं के पास होता। तो कृष्ण जी तो वो बात कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार ने ये किया वो किया, जब इन्होंने किया तो हम क्या कर पाएंगे, जो ये नहीं कर पाए। तो ये चीजें आप पेश कर रहे हैं जनता के सामने। आपका भी हम दायित्व है। आप प्रतिष्ठा जी, ये कहीं प्रतिष्ठा ना जी, हमने कुछ किया है, इसीलिए जनता ने बार बार मौका दिया है। नहीं, दो बार ही मौका मिला। आप खुद ही कहते हो कि 70 साल में आपको मौका कितना मिला, आप कर लीजिए। जनता के लिए जिसने किया तो उसने लंबा राज किया, लेकिन आपका इतना लंबा चलने वाला नहीं है, आपके सामने आ जाएगा। इसी का बहर तो है कि आप कांग्रेस के तमाम जो नेताओं को डरा धमका के जैसे भी ले गए बीजेपी के अंदर। आज बीजेपी का खुद का कार्यकर्ता अपने आप को निराश में महसूस करता है। हो सकता है कहीं ना कहीं आप भी इस चीज को झेल रहे हो, लेकिन अब चैनल पे बैठे हो ना, आप कह सकते हो कुछ ना, आपके कार्यकर्ता सामने आकर बोल सकते हैं। ये एक अलग सिचुएशन है। लेकिन केवल दूसरों ने, अगर मान लो आपको ये लगता है कि कांग्रेस ने ये गलती की तो आपको सुधारना चाहिए। आपको ये नहीं कि कांग्रेस ने की इसलिए हम भी कर रहे हैं। ये आप ये आश्वासन दे के आए ना कि कांग्रेस यहाँ पर गलत है, पेपर माफिया को नहीं रोक पाई। आप युवाओं को यही कह के आए थे कि हम रोकेंगे, लेकिन आप उसमें कह रहे हो नहीं नहीं पूर्ववर्ती सरकार का रीजन है। हर चीज को पूर्ववर्ती सरकार पर 5 साल तक आप डालने की जो आपकी चेष्टा है उसको मेरे ख्याल से आपको बंद करके और रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने इन युवाओं को जिन्होंने कहीं ना कहीं आप पर ट्रस्ट किया कि भाई नहीं शायद कांग्रेस सरकार नहीं रोक पाई लेकिन बीजेपी रोक देगी। लेकिन आप बीजेपी जब सत्ता में है तो वो कहती है कि नहीं नहीं कांग्रेस की गलती है, कांग्रेस की गलती है। वो तो ऐसा कह देने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। जो वादा करके आए हो उसको निभाइए। पूरा करेंगे। जी, प्रधानमंत्री जी जयपुर में आकर भी बोल के गए थे कि मैं पेपर माफियाओं को पाताल से भी ढूंढ लाऊंगा। तो अब वो चीजें, क्योंकि ये केवल राजस्थान के युवाओं की ही बात नहीं है, अगर बात हम करते हैं तो पूरे देश के ही युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और उस तमाम चीजों पर राजनीति से अलग हटकर भी हम आप और हम सबको बैठकर इसके लिए सरकारों को एक वर्क करना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं नहीं हो। और ये गलत तरीके से जो लोग पैसे कमाने में पड़ गए इनके ऊपर कार्रवाई हो। और सही जो जिस चीज के लिए जो डिजर्व करता है जो छात्र, उसको वो उसका अधिकार मिलना चाहिए। और वो तभी होगा जब इसके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगी। राजनीति से ऊपर उठकर एक सोच बनानी पड़ेगी कि चलिए, एक मुझे मेरे अच्छी देश। बात आपने कही कि राजनीति से उठकर अच्छा पहल करना होगा। काफी देर बाद आपने, लगभग 42 मिनट के डिबेट बाद ये आपने बोला। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है कृष्ण कुमार जी, राजनीति से उठकर कार्रवाई करने की जरूरत है। अब राजनीति नहीं होना चाहिए क्योंकि युवा हमारे देश के भविष्य हैं। बच्चे आपके भी हैं, मेरे भी बच्चे हैं, प्रतिष्ठा जी के भी होंगे, घर में भी पढ़ते होंगे। अगर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है, ये किसी सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो इस पर ऐसा ठोस कार्रवाई होनी चाहिए कि लगे कि अगर बच्चों के भविष्य के साथ, देश के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई बीजेपी सरकार करती है या नजीर पेश करेगी अन्य राज्यों में कि ये ठीक नहीं होगा। सौरभ जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने भी नकल विरोधी कानून बनाया है, लेकिन इसका समाधान एक ही है। जिस प्रकार यूपीएससी के पेपर कभी लीक नहीं होते, प्रादेशिक परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं। यूपीएससी में जवाबदेही फिक्स है, इसलिए कोई रिस्क नहीं लेता है। और प्रादेशिक परीक्षाओं में पार्शियलिटी कहीं कहीं काम कर जाती है। इसलिए इस सारे विषय में एक नेशन वाइड, वन नेशन वन कानून, इस विषय का एक कानून बन जाए तो निश्चित रूप से सुधार होगा। और राजनीति से ऊपर उठ करके की बात है, देश के विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर के बात है, तो कांग्रेस भी इस प्रकार के कानून प्रपोजल को लेकर आए और सरकार को समझाए कि भाई देश के भविष्य की चिंता, कांग्रेस ने लंबे समय राज किया है, हमें 10 साल का ही अवसर मिला है, तो निश्चित रूप से इन 10 सालों में हमने जो किया है उसे कांग्रेस समझे और नया प्रपोजल इस दृष्टि से क्या हो सकता है सामने रखे। सरकार भी सुनेगी। आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर अगर रचनात्मक दिशा में काम होगा तो सरकार भी सहयोग करेगी। ठीक है, चलिए प्रतिष्ठा जी, देखिए इन्होंने भी कह दिया कि आरोप प्रत्यारोप के अलावा अगर रचनात्मक दृष्टिकोण से हम आगे बढ़े तो बताइए होना क्या चाहिए। चलो समाधान पे हम बात कर ले। ठीक है, अभी आरोप प्रत्यारोप नहीं, आप एक बात बताइए, आपके जहन में जो हो, एक विजन हो, आप रखिए, ये बात ये हो तो इस
व्यवस्था से हम लड़ सकते हैं, जो नकल विहीन परीक्षा हम करा सकते हैं, है कुछ? और ये आपका फाइनल कमेंट होगा प्रतिष्ठा जी, अनम्यूट कीजिए। अगर आपको ध्यान हो, नहीं शायद कृष्ण जी को तो ध्यान होगी कि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत साहब ने कई बार ये बात रखी कि जो कानून हमने राजस्थान में बनाया वो पूरे देश के युवाओं के लिए, क्योंकि अगर सेंटर की कानून गवर्नमेंट तो है, देखिए कानून है तो भी तो धांधली हो गई। मैं कहाँ कह रहा हूँ, कानून है, कानून कड़े, बहुत सारे से कड़े कानून है, लेकिन धरातल पे कुछ और व्यवस्थाएं हो जाती, उस पर कैसे नकेल कसा जाए, ये बताइए। अगर सरकार, बिल्कुल उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट स्टेप तो कानून ही होता है, क्योंकि कानून अगर नहीं है तो आप कार्रवाई भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा, उस कानून को का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, और उसको कितना वो लागू हो रहा है इस पर सरकार का, जब कोई भी एग्जाम कंडक्ट हम कराते हैं तो उस टाइम सरकार का फोकस इस चीज पर होना चाहिए कि जो एक इसको बहुत ही सावधानी से लागू करें, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति। ठीक है, कृष्ण कुमार जी फाइनल कमेंट आप दीजिए। देखिए कानून तो हमारे राजस्थान में है, लेकिन उस कानून को कैसे धरातल पर उतारा जाए, कैसे नकेल कसा जाए, लोगों में एक भय का माहौल हो, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हम, नहीं करना है, मतलब जैसे कहते हैं अनिवार्यता है, तो पेपर लीक नहीं होगा, ये अनिवार्य हो जाए। देखिए सौरभ जी, हमारे देश का नागरिक जब खाड़ी देशों में जाता है ना काम करने, तो वहां के कानून का कठोरता से पालन होने के कारण बहुत अपवाद स्वरूप बने, बाकी सारे भारतीय अनुशासित और कानून का अनुसरण करने वाले, आचरण करने वाले पाए जाते हैं। हमारे भारत में कहीं कहीं लिबर्टी और पार्शियलिटी प्रदेश की सरकारों से कहीं कहीं किसी को मिली है, और उसी के कारण ये गंदी आदत की शुरुआत हुई है। वरना परीक्षाओं में नकल के कानून पहले भी थे, गहलोत जी ने भी बनाए हैं, सरकारें और भी बनाएंगी, लेकिन लागू करने वाली एजेंसी पर जवाबदेही तय हो और कठोरता से लागू हो, तो ही जनता का और विद्यार्थी का इस सिस्टम पर इकबाल रहेगा। हम बाल के चलते जो सुझाव आपने दिया है उसको आप क्रियान्वित कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण कुमार जी आपका, प्रतिष्ठा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे हमारे देश के भविष्य होते हैं। आज का मुद्दा प्राइम टाइम डिबेट, हमने बहुत खास विषय पर चर्चा की है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे नकेल कसा जाए, कैसे पेपर लीक पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठकर कैसे काम किया जाए, क्योंकि पेपर की तैयारी बच्चे बहुत शिद्दत से करते हैं। कई सारे ऐसे गार्जियन होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती है, फिर भी वो तैयारी करवाते हैं अपने बच्चों को। उनको लगता है कि अगर मेरा बच्चा सफल हो गया तो हमारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी, दशा दिशा बदल जाएगा। लेकिन जब पेपर लीक होता है, जब आशा टूट जाता है ऐसे माँ बाप का, तो दर्द जरूर होता है। सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए और पेपर लीक पर कदम कठोर उठाने चाहिए और ऐसे मुन्ना भाइयों पर भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। प्राइम टाइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतने, नमस्कार।